हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू J&K एग्ज़ाम्स हंटर। कैसे हैं आप सब? हम आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ और सेहतमंद होंगे। अपनी MCQ सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम आपके लिए अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग की एक और वीडियो लेकर आए हैं। बाकी टॉपिक्स के MCQs भी हमारी प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, वो आपको वहीं पे मिल जाएंगे। तो बिना वक्त गवाए आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, अकाउंट्स आर यूजुअली हेल्ड बाई यूजिंग सिंगल एंट्री स्कीम बाई। जो सिंगल एंट्री स्कीम जो होती है वो कौन से जो लोग हैं वो यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब वो अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं जो सिंगल एंट्री स्कीम यूज़ करके, ऐसे कौन से जो ट्रेडर हैं वो यूज़ करते हैं उसको। तो आपके जो ऑप्शंस हैं वो है, ऑप्शन ए सोसाइटी, ऑप्शन बी कंपनी, ऑप्शन सी सोल ट्रेडर और ऑप्शन डी गवर्नमेंट। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी सोल ट्रेडर, ठीक है। सोल ट्रेडर हो गया, जैसे कोई एक शॉपकीपर है जिसकी एक दुकान है, मान लीजिए किराना की शॉप है किसी लोकेलिटी में। तो अब उसको अकाउंटेंट हायर करने की ज़रूरत नहीं है, उसका लेन देन का काम है सिर्फ, ज़्यादा कोई बड़ा काम है नहीं। तो वो सिर्फ सिंगल एंट्री स्कीम से ही अपना काम चला सकता है, उसको अकाउंटेंट को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे अकाउंट्स प्रिपेयर करो मेरे। तो वो क्या करता है कि नॉर्मली ऐसे ही करते हैं कि जिससे पैसे लेने हैं उनका एक हिसाब रख लेते हैं और जिनको पैसे देने हैं उनका भी हिसाब रख लेते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मली जो सोल ट्रेडर होते हैं वो सिंगल एंट्री स्कीम यूज़ करते हैं। अब हमने पहले जो MCQs में उन पे पढ़ा हुआ है डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग के बारे में। उनमें मतलब दो जगह पे साइमल्टेनियस एंट्री होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी को सैलरी देनी है तो सैलरी अकाउंट में एक एंट्री होगी, और जो जिस पर्सन को सैलरी देनी है उसके अकाउंट में एक एंट्री होगी। बट इस केस में क्या होता है कि ओनली वन एंट्री इज जनरेटेड, ठीक है, सिंगल एंट्री होती है। जैसे अगर किसी ने उधार में सामान लिया तो उसका, जैसे कोई राम करके कोई है, पर्सन है, उसने मान लीजिए 20 रुपये का सामान लिया और वो कह रहा है कि मैं कल पैसे दे दूंगा। तो राम के अकाउंट में राम का जो नाम लिखेगा, जो वो दुकानदार होगा वो राम के नाम से अपनी नोटबुक पे लिखेगा, एंटर करेगा नाम, उसका नाम लिखेगा राम, और उसके नीचे लिख देगा ₹20, और वो सामान लिख देगा। जैसे समझ लीजिए उसने कोई लेज़ लिया है समझ लीजिए, तो ये ऐसे एंट्री होगी, और इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री कहीं दूसरी जगह नहीं हो रही है, ठीक है, जैसे कि डबल एंट्री में होता है। तो ये कहते हैं, इसे कहते हैं हम सिंगल एंट्री स्कीम, ठीक है। और ये नॉर्मली क्या होती है, कैश बेस्ड होती है। तो जो हमारा जो टॉपिक है इसमें, जो हमारा टॉपिक जो इसमें है वो कैश बेस्ड सिंगल एंट्री स्कीम ही है, इसीलिए ये इसका आंसर है ऑप्शन सी सोल ट्रेडर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इज, ऑप्शन ए अनसाइंटिफिक, ऑप्शन बी अनसिस्टमैटिक, ऑप्शन सी इनएक्यूरेट और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। अब सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इनमें से क्या है, कैसा है? तो ये ऑल ऑफ द अबव है, मतलब ये अनसाइंटिफिक भी है, अनसिस्टमैटिक भी है और इनएक्यूरेट भी है, ठीक है। जो डबल एंट्री बुक सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग होता है वो साइंटिफिक होता है, सिस्टमैटिक होता है और काफ़ी मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक्यूरेट होता है वो, ठीक है। क्योंकि इसमें जो रिकॉर्ड्स हैं वो कई बार मिसप्लेस भी हो सकते हैं, उनका कोई प्रॉपर रिकॉर्ड, कई बार कोई शॉपकीपर लिखना ही भूल सकता है कि मैंने कितने पैसे इससे लेने हैं या फिर कितने पैसे मैंने दिए हैं। तो ये प्रॉपर तरीका नहीं है, सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग जो है वो एक प्रॉपर तरीका नहीं है। तो ये अनसाइंटिफिक भी है, अनसिस्टमैटिक भी है और इनएक्यूरेट भी है, इसलिए इसका जो सही आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम ओनली डैश अकाउंट्स ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स आर रिकॉर्डेड, ठीक है। जो प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम है उसमें कौन से अकाउंट्स हैं जो डेटर और क्रेडिटर के वो रिकॉर्ड किए जाते हैं। डेटर कौन होते हैं, जिनसे हमने पैसे लेने होते हैं, और क्रेडिटर वो होते हैं जिनको हमने पैसे देने होते हैं, ठीक है। तो इनमें से कौन से अकाउंट्स हैं वो, ऑप्शन ए है पर्सनल, ऑप्शन बी नॉमिनल,
ऑप्शन सी रियल और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। अब ये पर्सनल, नॉमिनल और रियल अकाउंट्स क्या होते हैं, ये अगर आपको समझना है तो पिछले एमसीक्यूज वीडियोस जो हमारे देख लीजिए आप, अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। उनमें हमने समझाया है कि ये जो अकाउंट्स हैं ये क्या होते हैं, ठीक है। तो अब डेटर और क्रेडिटर के कौन से अकाउंट्स रिकॉर्ड किए जाते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग में, तो इसका जो सही आंसर है वो है पर्सनल अकाउंट्स। जैसे पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि राम नाम करके एक अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा जिसमें लिखा जाएगा कि राम ने कितने पैसे, कितने चीज़ की, कितने रुपए के सामान लिया, तो वो रिकॉर्ड रखा जाता है। अब राम जो है वो एक पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं, जो किसी पर्सन के नाम, इंडिविजुअल के नाम से होते हैं या कोई कंपनी के नाम से हो गया। जैसे कोई शॉपकीपर है, वो मान लीजिए कोई फर्म है गोल्डन एजेंसीज करके, उनसे सामान लेता है, उधार में सामान ले लिया उसने, मान लीजिए 5,000 का सामान ले लिया। अब वो गोल्डन एजेंसीज के नाम से ही एक अकाउंट प्रिपेयर करेगा और वहाँ पे लिखेगा कि मैंने 5,000 रुपये देने हैं, ठीक है। तो ये भी कैसा अकाउंट हो गया, पर्सनल अकाउंट है। गोल्डन एजेंसीज जो हो बनेगा पर्सनल अकाउंट बनेगा, ठीक है। तो इसलिए इसका जो सही आंसर है वो है पर्सनल अकाउंट, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द अमाउंट ऑफ क्रेडिट सेल्स कैन बी कंप्यूटेड फ्रॉम। अब क्रेडिट सेल्स क्या होता है, जो आपने सामान उधार में दिया, ठीक है। जैसे वही एग्जांपल ले सकते हैं आप, राम वाली। राम ने 20 रुपये के लेस लिए उधार में, ठीक है, क्रेडिट में। तो हमने सेल कर दी, बट कैसे की, क्रेडिट में सेल की, ठीक है, उधार में दे दिया उसको, बट ये 20 रुपये हमने राम से अभी लेने हैं, ठीक है। और ये हमें पूछा गया है क्वेश्चन में कि द अमाउंट ऑफ क्रेडिट सेल्स कैन बी कंप्यूटेड फ्रॉम। अब इसकी टोटल कैलकुलेशन कैसे की जाएगी कि हमने कितना सामान क्रेडिट में दिया है, ठीक है। तो उसके लिए क्या प्रिपेयर करेंगे हम, ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए टोटल डेटर्स अकाउंट, ऑप्शन बी टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट, ऑप्शन सी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट और ऑप्शन डी बिल्स पेएबल अकाउंट। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए टोटल डेटर्स अकाउंट। अब मैंने आपको जैसे बताया, जिनसे हमने पैसे लेने हैं वो होते हैं डेटर्स, ठीक है, उनको डेटर कहा जाता है। तो उनसे हमने पैसे लेने होते हैं, तो हम टोटल किसका करेंगे, फिर टोटल डेटर अकाउंट बनाए जो होगा हमारा, उनका टोटल करेंगे और हमें पता चल जाएगा कि हमने क्रेडिट में कितना सामान दिया है, मतलब हमने उधार में कितना सामान दिया है। जैसे मान लीजिए सिर्फ एक ही आदमी थोड़ी होगा कि जिसने उधार में सामान लिया होगा, और भी बहुत सारे होंगे लोग, ठीक है। जैसे आप किसी मोहल्ले की बात कर लीजिए, किसी मोहल्ले में कोई किराना शॉप है, तो उसमें बहुत सारे लोग होंगे, जैसे राम है, कोई साहिल है, ऐसे और भी बहुत सारे अकाउंट होंगे। तो सबका जो है, सब राम को जो जितना सामान दिया, जैसे मान लीजिए टोटल जो इसका बना है, राम का जो उधार है वो बना है मान लीजिए 100 रुपये, और वैसे ही साहिल का जो टोटल उधार है वो बना है 150 रुपया। अब इनका टोटल जो होगा वो कैलकुलेट करके एक टोटल डेटर अकाउंट बनाया जाएगा, उसमें लिखा जाएगा कि राम का कितना है 100, फिर साहिल का 150, ऐसे ही और भी होंगे। तो इनको टोटल करके फिर बताया जाएगा कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि टोटल जो क्रेडिट सेल है वो हमने कितने की है, ठीक है। तो इसलिए इसका जो सही आंसर है टोटल डेटर अकाउंट। टोटल डेटर अकाउंट से हमें क्या पता चलेगा कि हमने क्रेडिट में, मतलब उधार में कितनी सेल की है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्रेडिट परचेज ड्यूरिंग द ईयर इज एज सर्टेन बाई प्रिपेयरिंग। अब जैसे वो हमने उधार में सामान दिया था, अब वैसे ही दुकानदार क्या करते हैं, कुछ सामान उधार में लेते भी हैं। जैसे मैंने वो गोल्डन एजेंसीज की एग्जांपल दी कि मतलब उधार में उसने सामान ले लिया, जैसे मान लीजिए 5,000 रुपये का सामान ले लिया किसी दुकानदार ने किसी फर्म से। गोल्डन एजेंसीज वो बड़ी फर्म है, वो होलसेल में सप्लाई करती है, तो उसने 5,000 का सामान उससे उधार में ले लिया, ठीक है। अब उसको प्रिपेयर करने के लिए, उसका पता लगाने के लिए कि कितना मैंने उधार में सामान लिया हुआ है, उसके लिए क्या प्रिपेयर किया जाता है। तो आपके ऑप्शन है टोटल डेटर्स अकाउंट, टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट और बिल्स पेएबल अकाउंट। तो ये जो पहला जो क्वेश्चन था उसका ऑपोजिट है टोटली। इसमें जो है हमें पता चलेगा टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट से। अब क्रेडिटर्स कौन होते हैं, क्रेडिटर्स मतलब अगर किसी दुकानदार ने किसी को पैसे देने हैं तो वो क्या हो गया, जो जिसको पैसे देने, जैसे गोल्डन एजेंसीज मैंने बोला, गोल्डन एजेंसीज मैंने बोला, तो गोल्डन एजेंसी इस केस में क्या हो गया, क्रेडिटर हो गया। इसने क्या करना है, दुकानदार से पैसे लेने हैं, ठीक है।
तो हम क्या करेंगे, टोटल क्रेडिटर अकाउंट बनाएंगे। जैसे उसने, इस जो दुकानदार है इसने हो सकता है गोल्ड एजेंसी से 5,000 का सामान लिया हो, ऐसे कोई और फर्म है गुप्ता एजेंसीज, ठीक है, कोई एसवी ब्रदर्स, ऐसे ही बहुत सारी दुकानें होंगी, मतलब बड़े सारे स्टोर होंगे जिनसे इन्होंने उधार में सामान लिया होगा किसी छोटे दुकानदार ने। तो वो क्या करेगा, टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट बनाएगा इन सब का टोटल करके कि मैंने कितना पैसा देना है, तो उससे इसको पता चल जाएगा कि मैंने कितना कितना सामान जो है वो उधार में लिया हुआ है। एग्जैक्ट ऑपोजिट जो हमने पहला क्वेश्चन डिस्कस किया, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एट द एंड प्लस डैश माइनस कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड माइनस कैपिटल इन द बिगिनिंग। ये एक्चुअली एक फॉर्मूला है जिससे आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं किसी भी छोटी किसी दुकान का, किसी फर्म का, ठीक है। तो आपको इसमें बताना है कि ये ब्लैंक में क्या आएगा, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सेल्स, ऑप्शन बी ड्राइंग्स, ऑप्शन सी नेट परचेजेस और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी ड्राइंग्स, ठीक है। देखिए प्रॉफिट क्या होता है, अब कैपिटल एट द एंड और कैपिटल इंट्रोड्यूस ये क्या चीज़ें हैं। कैपिटल बेसिकली क्या होता है कि जो पैसा आपने लगाया होता है अपनी दुकान में उसको एस्टेब्लिश करने के लिए, उसको हम कहते हैं कैपिटल, ठीक है। और उसके बाद ड्राइंग्स क्या होती हैं कि अगर आपने अपने जो फर्म में जो पैसा लगाया हुआ है, दुकान में जो पैसा लगाया है, उससे ही अगर कोई पैसा आप अपने पर्सनल खर्च के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जैसे बच्चों की फ़ीस दे रहे हैं उसी खर्च पैसे से, तो वो होगी ड्राइंग्स, उसको कहते हैं ड्राइंग्स, ठीक है। कितना पैसा आपने ड्रॉ किया, निकाला, ठीक है, बिजनेस से। तो अब ये क्या फॉर्मूला जो इसका होता है वो होता है कि प्रॉफिट कैसे निकलता है, कैपिटल एट द एंड, मतलब किसी भी फाइनेंशियल ईयर या फिर कोई भी टाइम पीरियड आप ले लो जिसमें आपने प्रॉफिट निकालना है कि मुझे इस टाइम पे कितना प्रॉफिट हुआ है, तो आप वो कैलकुलेट कर सकते हो कि जो आपका एट द एंड, मतलब लास्ट में जो कैपिटल, अभी जो आपका कैपिटल है, कैपिटल एट द एंड, इसको आप क्लोजिंग कैपिटल भी कहते हो, ठीक है, प्लस ड्राइंग्स, यहाँ ड्राइंग्स आएगा, ठीक है, माइनस कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। कैपिटल इंट्रोड्यूस हो गया जैसे कि आपके पास कोई कहीं से कोई सोर्स से पैसा आया तो आपने उसको अपने बिजनेस में लगा दिया, नया कैपिटल आपने इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। और माइनस करते हैं कैपिटल इन द बिगिनिंग, जो स्टार्टिंग में जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया था तो जो कैपिटल आपने जो पैसा लगाया था वो हो गया आपका कैपिटल इन द बिगिनिंग। इस फॉर्मूले से आपका जो है प्रॉफिट निकल आता है, ठीक है। ऐसे ही लॉस भी निकलता है, लॉस की जो वैल्यू होगी वो हमेशा माइनस में होगी, प्रॉफिट जो होगा वो प्लस में आएगा, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है, ये एक कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल टाइप। ये आपको बताना है, इफ ओपनिंग कैपिटल इज ₹10,000 एंड द क्लोजिंग कैपिटल इज 15,000, व्हाट विल द बिजनेस इनकर। मतलब बिजनेस को क्या होगा, मतलब बिजनेस में हमें बताना है प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, कितना होगा, या फिर कोई कुछ भी नहीं होगा, ना प्रॉफिट ना लॉस। आपको बताना है कि अगर किसी कंपनी की किसी बिजनेस की जो ओपनिंग कैपिटल वो 10,000 है और क्लोजिंग कैपिटल 15,000 है, तो आपको बताना है कि उसमें क्या हो रहा है। तो आपके ऑप्शन है, लॉस ऑफ ₹5,000, ऑप्शन बी प्रॉफिट ऑफ ₹5,000, ऑप्शन सी प्रॉफिट ऑफ ₹2,500 और ऑप्शन डी नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया फॉर्मूला से, ठीक है। तो आप क्या करें, इसका जो सही आंसर है वो हमें कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है। इसका आंसर मैं आपको नहीं दूंगा, ठीक है। आप इसका जो आंसर है वो जैसे मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया है उससे आप निकालें और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, ठीक है। तो इसको हम यहीं छोड़ के इसका आंसर का वेट करेंगे आपका कमेंट सेक्शन में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 8th क्वेश्चन, व्हेन क्लोजिंग कैपिटल फॉल्स शॉर्ट ऑफ ओपनिंग कैपिटल इट मीन्स। जब क्लोजिंग कैपिटल जो है वो कम होती है, फॉल्स शॉर्ट मतलब कम हो गई ओपनिंग कैपिटल से,
उसका क्या मतलब है, आपको ये बताना है। ए प्रॉफिट, बी लॉस, सी इफ सॉरी सी लॉस इफ देयर इज नो ड्राइंग, और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो आपको इसका सही आंसर बताना है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, लॉस इफ देयर इज नो ड्राइंग। देखिए ये भी आपको फॉर्मूला जो हमने बताया था उससे ही आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर देखिए क्लोज जो अपने ओपनिंग कैपिटल क्या होती है, जब हम आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, अगर ओपनिंग कैपिटल जो है वो ज़्यादा है, ठीक है, और क्लोजिंग कैपिटल जो है वो कम हो गई है, मतलब आपने समझ लीजिए ज़्यादा कैपिटल से मान लीजिए 20,000 से काम स्टार्ट किया था और लास्ट में आपका जो क्लोजिंग कैपिटल है वो मान लीजिए 15,000 ही रह गया, मतलब क्लोजिंग कैपिटल कम हो गई है। तो उससे क्या मतलब आपको पता चल रहा है कि आपका बिजनेस में लॉस हो रहा है। आपने पैसा 20,000 लगाया था, बट अभी जो आपके पास जो पैसा, मतलब आपका जो बिजनेस में जो पैसा है वो कम है, ठीक है, तो वो आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। और ये इस लाइन का बहुत बड़ा मतलब है, इंपॉर्टेंट मतलब है कि इफ़ देयर इज़ नो ड्राइंग। देखिए ड्राइंग नहीं हुई है तभी लॉस होगा, अगर ड्राइंग कर लिया तो मतलब इसका मतलब आपने उस पैसे को कहीं यूज़ किया है, तो उसका तो कोई फ़ायदा ही हुआ है आपको। तो ये अगर लॉस तब होगा, जब लॉस उसको कंसिडर तब किया जाएगा अगर ड्राइंग किया बिना ही, मतलब आपने पैसा कोई बिजनेस से अपने काम के लिए यूज़ भी नहीं किया और फिर भी आपको, मतलब आपका जो क्लोजिंग कैपिटल जो है वो कम हो गया, ठीक है, ओपनिंग कैपिटल से, तो उस केस में आपको लॉस होगा, ठीक है। बट ये याद रखना है कि उस केस में ड्राइंग नहीं हुई होनी चाहिए, मतलब पैसा आपने बिजनेस से निकाला नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये उस क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया उसका ऑपोजिट है। व्हेन क्लोजिंग कैपिटल इज ग्रेटर देन ओपनिंग कैपिटल इट डिनोट्स। अब वही सेम है, बस क्लोजिंग कैपिटल इस केस में क्या है, क्लोजिंग कैपिटल जो है ग्रेटर है ओपनिंग कैपिटल से, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल ज़्यादा हो गई, मतलब जब एट द एंड ऑफ द बिजनेस आपको क्या, एट द एंड ऑफ द ईयर या फिर जो भी आप जिस टाइम पे के लिए आप कैलकुलेट कर रहे हो उसमें आपको क्लोजिंग कैपिटल आपकी ज़्यादा है ओपनिंग कैपिटल से, तो उस केस में क्या होगा, आपको ऑब्वियसली प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट कब होगा, इफ़ देयर इज़ नो इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रेश कैपिटल। अब देखिए अगर आपने फ्रेश कैपिटल खुद से डाल दिया तो ऑब्वियसली फ्रेश कैपिटल अगर डालोगे तो क्लोजिंग कैपिटल तो ज़्यादा हो ही जाएगा। बट ये प्रॉफिट आपको आप तब कंसिडर करोगे जब आपने अपनी तरफ से कोई कैपिटल नहीं डाला है, बट फिर भी आपको बिजनेस से क्लोजिंग कैपिटल आपका बढ़ गया है, ठीक है। आपने बिजनेस में इतना काम किया है, मतलब आपको इतना प्रॉफिट हुआ है और आपका क्लोजिंग कैपिटल बढ़ गया है, ठीक है। तो उस केस में आपको प्रॉफिट कंसिडर किया जाएगा। बिना फ्रेश कैपिटल डाले ही आपका जो क्लोजिंग कैपिटल है वो ओपनिंग कैपिटल से ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है प्रॉफिट इफ देर इज नो इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रेश कैपिटल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम टैक्स सिस्टम जो है उसके बारे में थोड़े क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ टैक्स सिस्टम इज फाउंड इन इंडिया। इंडिया में कैसा टैक्स सिस्टम फाइंड होता है, मतलब, ठीक है। आपके ऑप्शन है ए प्रोग्रेसिव, बी डिग्रेसिव, सी प्रोपोर्शनल और डी नन ऑफ द अबव। तो इंडिया में आपको बताना है कि कैसा जो टैक्स सिस्टम है वो पाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, डिग्रेसिव टैक्स सिस्टम। डिग्रेसिव टैक्स सिस्टम बेसिकली क्या है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ प्रोग्रेसिव एंड प्रोपोर्शनल, इन दोनों का मिक्सचर होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम क्या होता है। प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम बेसिकली क्या होता है कि इस टैक्स ऐसे टैक्स सिस्टम में क्या होता है कि अगर आप जैसे जैसे आपकी जो इनकम है, इनकम इंक्रीज होगी तो जो आपका टैक्स रेट है वो भी इंक्रीज होगा, उसको कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम, ठीक है। प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम की बेस्ट जो एग्जांपल है वो है आपकी इनकम टैक्स। इनकम टैक्स इनकम टैक्स में आपको पता है कि जैसे ही आपकी इनकम बढ़ती जाती है वो आपका जो टैक्स स्लैब्स हैं, जैसे ही फाइनेंशियल जो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री जैसे टैक्स स्लैब्स निकालती है, तो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है तो आपका जो टैक्स है वो रेट भी बढ़ता जाता है। जैसे मान लीजिए अभी फ़िलहाल 2.5 लाख तक के जिनकी एनुअल इनकम 2.5 लाख तक है उनको कोई टैक्स नहीं है। 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक 5% टैक्स है। वैसे ही उससे ऊपर जैसे ही आप जाते हो तो टैक्स का जो रेट है वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। और
प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम क्या है? प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम में क्या होता है कि आपका जो टैक्स रेट है वो सेम रहता है, सेम टैक्स रेट रहता है। ये मतलब चाहे आपकी मतलब इनकम पे ये डिपेंड नहीं करता। इनकम चाहे आपकी कैसी भी हो, या फिर कोई भी जो टैक्स पेयर है वो किसी तरह का भी हो, उसको जो टैक्स रेट है वो सेम लगेगा, फिक्स्ड। इसको आप फिक्स्ड टैक्स रेट भी कहते हैं, ठीक है। इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो है जीएसटी। जीएसटी एक प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम है, ठीक है। अब जीएसटी में क्या है, जैसे मान लीजिए आप जब किसी रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं तो आपका बिल आता है जब, तो रेस्टोरेंट में जो जीएसटी चार्ज होता है वो होता है 5%। अब चाहे आपका बिल 1,000 रुपये का है या 10,000 रुपये का, आपको 5% टैक्स देना ही है, और ये 5% फिक्स है, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि इतना बिल है तो इतना टैक्स 5% होगा, अगर 10,000 का बिल है तो आपको 10% टैक्स चार्ज होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। ये मतलब जो टैक्स रेट है वो फिक्स होता है, ठीक है। तो इस टैक्स सिस्टम को, ऐसे टैक्स सिस्टम को कहते हैं प्रोपोर्शनल। बट इंडिया में कैसा है, इन दोनों का मिक्सचर है, क्योंकि देखो इंडिया में जीएसटी भी है, इनकम टैक्स भी है, और भी बहुत सारे टैक्सेस हैं, ठीक है। तो इन दोनों का मिक्स जो है उसे हम कहते हैं डिग्रेसिव टैक्स सिस्टम। तो इंडिया में जो टैक्स सिस्टम जो पाया जाता है वो है डिग्रेसिव, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉरी ये इन एन है, इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। इनमें से कौन सा जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इनकम टैक्स, ऑप्शन बी वेल्थ टैक्स, ऑप्शन सी कॉरपोरेशन टैक्स, और ऑप्शन डी सेल्स टैक्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी सेल्स टैक्स। ये जो इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स और कॉरपोरेशन टैक्स है, ये किस में आते हैं? ये डायरेक्ट टैक्स में आते हैं। दो तरह के टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं वो डायरेक्टली जो इनकम और जो प्रॉफिट होता है किसी फर्म को उसमें लगाए जाते हैं, और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो होते हैं गुड्स और सर्विसेज में। ये आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। गुड्स और सर्विसेज में जो टैक्स लगाए जाते हैं वो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, ठीक है। जैसे इनकम टैक्स है वो डायरेक्टली पे की जाती है, किसी पर्सन की इनकम के ऊपर जो टैक्स लगता है। वेल्थ टैक्स भी उसी तरह है, और कॉरपोरेशन टैक्स जो होता है वो लगता है कोई भी जो फर्म है, बिजनेस है, अगर उसको कोई प्रॉफिट होता है तो उस पर भी उसको टैक्स देना पड़ता है। तो ये तीनों जो है ए, बी और सी, ये जो है ये डायरेक्ट टैक्स में आते हैं, जबकि जो सेल टैक्स है ये आता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी सेल्स टैक्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 12th क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस आर एबॉलिश्ड बाय द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स? ये जीएसटी है। जीएसटी ने इनमें से कौन से टैक्सेस को एबॉलिश कर दिया, मतलब हटा दिया, ठीक है। ऑप्शन ए प्रॉपर्टी टैक्स, ऑप्शन बी कॉर्पोरेशन टैक्स, ऑप्शन सी वैट, ये वैल्यू एडेड टैक्स है, पहले हुआ करता था, और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इन तीनों टैक्सेस को अभी एबॉलिश करके जीएसटी जो है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में इंक्लूड कर लिया गया है, ठीक है। मतलब इसको इसके अंदर डाल दिया गया है, इन टैक्सेस को अभी जीएसटी में कवर किया जाता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ टाटा imports a product from abroad, then which kind of tax would be levied on it? ठीक है। टाटा जो एक बड़ी प्रोमिनेंट फर्म है इंडिया की, वो अगर कोई प्रोडक्ट अब्रॉड से, मतलब फॉरेन कंट्री से अगर इंपोर्ट करती है, लाती है, तो उस पर कौन सा टैक्स लगेगा, ठीक है। उन इम्पोर्ट्स पे कौन सा टैक्स लगेगा? तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए वैट वैल्यू एडेड टैक्स, ऑप्शन बी कस्टम ड्यूटी, ऑप्शन सी इनकम टैक्स, और ऑप्शन डी कॉरपोरेशन टैक्स, ठीक है। अब जैसे कि आपको पता है इनकम टैक्स जो है वो तो इनकम पे लगता है, तो ये तो हो नहीं सकता। तो कॉरपोरेशन टैक्स में जो किसी फर्म का जो प्रॉफिट होता है उस पर लगता है, ये भी नहीं हो पाएगा। वैल्यू एडेड टैक्स भी नहीं होता है। वैल्यू एडेड टैक्स जो होता है वो किसी प्रोडक्ट की अगर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो उसके जो स्टेजेस होते हैं उन पर लगता है, और वैसे भी इसको अभी जीएसटी में इंक्लूड कर लिया गया है, तो ये भी नहीं है। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। काफ़ी क्वेश्चन जो होते हैं एग्जाम में आप उनको एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ी बेटर नॉलेज है टॉपिक्स की, ठीक है। जैसे इनकम टैक्स और कॉरपोरेशन टैक्स के बारे में अगर आपको पता है
तो आप इनको डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी अगर कोई इंपोर्ट करता है बाहर फॉरेन से, किसी दूसरी कंट्री से किसी प्रोडक्ट को इंपोर्ट करता है कोई भी फर्म, तो उस पर जो टैक्स लगता है उसको कहते हैं कस्टम ड्यूटी, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, कस्टम ड्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मॉडल ऑफ जीएसटी डज इंडिया हैव? इंडिया ने जो जीएसटी का जो मॉडल अपनाया है वो किस कंट्री से लिया गया है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी यूके की यूनाइटेड किंगडम है, और ऑप्शन डी चाइना। तो इंडिया ने जो जीएसटी मॉडल जो लिया है वो लिया है कनाडा से। यह है डुअल सिस्टम ऑफ जीएसटी, ठीक है। तो इंडिया ने जो लिया है मॉडल वो कनाडा से लिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी वाज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया फ्रॉम? अब जीएसटी जो है इंडिया में कब इम्प्लीमेंट हुआ? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1 जून 2017, ऑप्शन बी 1 जुलाई 2017, ऑप्शन सी 1 अगस्त 2017, और ऑप्शन डी 1 सितंबर 2017। तो जीएसटी जो है वो इंडिया में इम्प्लीमेंट कब से हुआ था? आपका जो सही आंसर है इस क्वेश्चन का वो है ऑप्शन बी, 1 जुलाई 2017। इस डेट को जो जीएसटी है इम्प्लीमेंट हो गया था इंडिया में, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द बेसिक सोर्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ इज? इनकम टैक्स लॉ जो है इंडिया में उसका जो बेसिक सोर्स है वो क्या है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स रूल्स 1962, जजमेंट ऑफ कोर्ट्स, और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इनकम टैक्स लॉ का जो बेसिक जो सोर्स है जहाँ से इसे डिराइव किया गया है, इसके जो लॉज हैं जो बनाए गए हैं, जो इसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखी गई हैं इनकम टैक्स में कि कितना कितना टैक्स लगेगा, कैसे किन चीज़ों पे कैसा टैक्स लगेगा, ये कहाँ से पता चलता है? इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है। इनकम टैक्स एक्ट जो 1961 में बना था, इम्प्लीमेंट हुआ था, तो वो जो है बेसिक सोर्स है इनकम टैक्स लॉ का, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए, इनकम टैक्स एक्ट 1961। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि इनकम टैक्स एक्ट जो है वो कब आया था, ठीक है। तो वो है 1961, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच कमीशन डिस्ट्रीब्यूट्स द टैक्सेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स? आपको बताना है इनमें से, इन ऑप्शन में से कौन सी जो कमीशन है या कौन सा जो डिपार्टमेंट है वो सेंटर और स्टेट्स में जो टैक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन करता है, ठीक है। आपके ऑप्शन है, ए नीति आयोग, ऑप्शन बी फाइनेंस कमीशन, ऑप्शन सी सीबीडीटी, और ऑप्शन डी सीबीआईसी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, फाइनेंस कमीशन। जो फाइनेंस कमीशन होती है वही डिसाइड करती है कि टैक्सेस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा सेंटर और स्टेट्स में, मतलब किन आइटम्स पे कौन टैक्स इम्पोज करेगा, ठीक है। या तो स्टेट करेगी या सेंटर करेगी या दोनों मिलके करेंगे, तो ये डिसाइड करता है फाइनेंस कमीशन। अब ये सीबीडीटी क्या है? ये है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इसका काम है जो डायरेक्ट टैक्सेस जो मैंने आपको बताए थे उनको जो इम्पोज करना, उनको कलेक्ट करना, वो सारा सीबीडीटी का काम होता है। तो ये आप इसका फुल फॉर्म नोट कर सकते हैं। इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। वैसे ही ये है ऑप्शन डी जो है ये है सीबीआईसी। ये पहले था सीबीईसी, अब इसका नाम चेंज करके सीबीआईसी कर दिया गया है। पहले ये था सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स, अब ये बन गया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, ठीक है। इसका काम जो है वो है इनडायरेक्ट टैक्सेस और जो कस्टम ड्यूटी है उनको इम्पोज करना, ठीक है, उनकी कलेक्शन करना, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बॉडीज़ हैं, ठीक है, जो टैक्स कलेक्शन में हेल्प करती हैं, ठीक है, इंडिया में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 18th क्वेश्चन। द बर्डन ऑफ टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड इन केस ऑफ? आपको बताना है कि इनमें से कौन से टैक्स में जो बर्डन है, टैक्स का जो बर्डन है वो शिफ्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए डायरेक्ट टैक्स, ऑप्शन बी
इनडायरेक्ट टैक्स, ऑप्शन सी बोथ, और ऑप्शन डी नन। देखिए इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, जो बर्डन ऑफ टैक्स है वो शिफ्ट नहीं किया जा सकता। कैसे, इसकी एग्जांपल है जैसे किसी पर्सन की इनकम है, ठीक है, इनकम पे जो टैक्स लगता है उसको वो डायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है। अब डायरेक्ट टैक्स जो है पर्सन जो कमा रहा है उस पर डायरेक्टली लगता है। अब वो उसका बर्डन किसी और पे नहीं डाल सकता। जैसे राम एक पर्सन है, उसकी जो एनुअल इनकम है वो 6 लाख रुपए है, ठीक है। अब ये जो 6 लाख रुपए ये कमा रहा है, इस पे जो ये टैक्स देगा ये सिर्फ राम की लाइबिलिटी होगी, सिर्फ राम ने देना है, कोई दूसरा पर्सन नहीं देगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो लाइबिलिटी है, इसका जो बर्डन है वो किसी और को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, शिफ्ट नहीं किया जा सकता। बट इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या होता है, जैसे इनडायरेक्ट टैक्स में आप ले लीजिए जैसे जीएसटी है, ठीक है। किसी प्रोडक्ट को अगर कोई मैन्युफैक्चर हुआ है तो उस पर जो टैक्स लगेगा वो पहले जो जिसने मैन्युफैक्चर किया है वो लगाएगा, फिर उसको जो परचेज़ करेगा वो उस पर कुछ टैक्सेस लगाएगा, फिर उसको जब ट्रांसपोर्ट किया जाएगा एक जगह से दूसरी जगह में, फिर स्टेट में टैक्स लगेंगे। तो ये इसमें केस इनडायरेक्ट टैक्स में क्या हो रहा है कि जो बर्डन ऑफ टैक्स है वो अल्टीमेटली ट्रांसफ़र किया जा रहा है, और लास्ट में जो अल्टीमेट जो यूज़र होगा जैसे कंज्यूमर जो है वो उसको बेयर करेगा, ठीक है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस के केस में जो है बर्डन जो है शिफ्ट किया जाता है, बट इन केस ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ये बर्डन जो है टैक्स बर्डन वो शिफ्ट नहीं किया जाता, ठीक है। तो इसलिए इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में जो बर्डन ऑफ टैक्स वो शिफ्ट किया नहीं जा सकता, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनकम टैक्स वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन डैश बाय द ब्रिटिश। इनकम टैक्स जो है वो पहली बारी जो है ब्रिटिश रूल में आया था इंडिया में। तो आपको बताना है कि कब आया था, ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था इनकम टैक्स को इंडिया में, ठीक है। आपके ऑप्शन हैं 1857, ऑप्शन बी 1858, ऑप्शन सी 1859 और ऑप्शन डी 1860। तो इनकम टैक्स जो इंडिया में सबसे पहली बारी इंट्रोड्यूस किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा वो किया गया था 1960 में, ऑप्शन डी। और किसने इंट्रोड्यूस किया था ये किया था सर विल्सन ने। इनका पूरा नाम है सर जेम्स विल्सन, ठीक है। जेम्स विल्सन ने इंट्रोड्यूस किया था इनकम टैक्स को इंडिया में पहली बारी 1960 में, ठीक है। और ये क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था कि आपको पता होगा 1857 में एक मिलिट्री म्यूटनी हुई थी, ठीक है। तो उसमें जो ब्रिटिशर्स थे उनको काफ़ी लॉसेस झेलने पड़े थे। तो उनको उन जो लॉसेस को मीट करने के लिए, उनकी जो भरपाई करने के लिए इन्होंने ब्रिटिशर्स ने क्या किया 1860 में ये इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया इंडिया में, ठीक है। अब 1857 की जो म्यूटिनी थी उसके बारे में अगर आपको और डिटेल में बहुत सारा पढ़ना है, जानना है इसके बारे में कि ये कैसे हुआ था, तो उसके रिगार्डिंग हमारी जो हिस्ट्री की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप देख सकते हैं। उसमें हमारी और भी वीडियोस अवेलेबल हैं, ठीक है। तो आपको उसमें पता चलेगा कि क्यों ये 1857 की जो म्यूटनी थी वो हुई गई थी, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टैक्स सेविंग स्कीम। इन ऑप्शन में से आपको बताना है कि टैक्स सेविंग स्कीम इनमें से कौन सी नहीं है। तो आपके ऑप्शंस है ऑप्शन ए पीपीएफ इन्वेस्टमेंट, ये पीपीएफ जो है ये है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ठीक है, आपने सुना होगा पब्लिक प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन बी एलआईसी प्रीमियम, ऑप्शन सी फिक्स डिपॉजिट और ऑप्शन डी नन। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी जो है वो टैक्स सेविंग स्कीम नहीं है। अब देखिए जो पीपीएफ है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इसमें जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है इससे टैक्स सेविंग होती है, ठीक है, ये टैक्स सेविंग स्कीम है पीपीएफ इन्वेस्टमेंट। वैसे ही एलआईसी प्रीमियम जो है ये भी एक टैक्स सेविंग स्कीम है। एलआईसी में जो आप लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में जो आप प्रीमियम पे करते हो, ठीक है, या कोई भी आपने अगर पॉलिसी करा रखी है अपनी लाइफ को
टर्म प्लान कोई करा रखा है तो उसकी में जो आप प्रीमियम पे कर रहे हो वो भी एक टैक्स सेविंग स्कीम में आता है, ठीक है। पीपीएफ में जो इन्वेस्टमेंट है वो मैक्सिमम आप 1.5 लाख तक कर सकते हो एक फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। तो वो भी टैक्स सेविंग स्कीम में आती है। जबकि जो फिक्स डिपॉजिट है उसमें जो आपको इंटरेस्ट मिलता है, फिक्स डिपॉजिट जैसे एफडी होगी, आपने कुछ बैंक में एफडी कराई है, उसमें जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो उस पर आपको टैक्स पे करना होता है, ठीक है। तो इसलिए जो फिक्स डिपॉजिट जो है वो टैक्स सेविंग स्कीम नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट एक टैक्स सेविंग स्कीम नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर आपको, इसमें जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो कुछ अमाउंट के बाद आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। वी होप इस एमसीक्यू सीरीज से आपको एग्जाम्स में काफ़ी हेल्प होगी। अगर आपको इन एमसीक्यूज़ की पीडीएफ फाइल्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसे ले सकते हैं, ठीक है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जेकेपीएसआई और जेएंडके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के रिलेटेड और भी वीडियोस अगर आपको देखनी है तो हमारे चैनल पर आएँ, इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे क्या होगा कि हम अपने चैनल पे जब भी कोई नई वीडियो पोस्ट करेंगे तो उसका जो नोटिफिकेशन लिंक है आपको आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।